Hello students, welcome to today's session. Today we are going to discuss another topic for class 12 informative practices, Python pandas data frame and its attributes. So अपन ने लास्ट क्लास में देखा था pandas डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं. यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं वो सारी डिटेल में बताया गया है. आज मैं डेटा फ्रेम जो बनाऊंगा वो डायरेक्टली बनाऊंगा. आपको यदि थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही हो समझने में तो आप प्रीवियस जो क्लासेज हैं वो आप चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है 12 IP, उसमें जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन पांडास डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे आपकी ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीरीज ऑब्जेक्ट जब अपन एक्सेस किया करते थे तब मैंने आपको सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स बताए थे. ठीक है, सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स बताए थे. तो वो वैसे ही डेटा फ्रेम आपने क्रिएट कर लिया. डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद में डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स मतलब विशेषताएं, हिंदी में बोलें तो विशेषताएं इनको बोलते हैं. और एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे एक ह्यूमन बीइंग के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं. ही हैज़ टू आईज, ठीक है, वन नोज, ठीक है, टू लेग्स, टू हैंड्स. तो ये एट्रीब्यूट्स हैं ह्यूमन बीइंग के. ठीक है, ह्यूमन बीइंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वैसे ही डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट जब आपका बन जाता है मेमोरी के अंदर, उसके बाद में उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका यूज करते हुए आप बने हुए, जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन आपने पास की उसको आपको एक्सेस करना है यदि, तो उसके लिए काम आते हैं अपने एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स पे यदि आपको एक्सेस करना है तो अपन क्या यूज करेंगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एट्रीब्यूट का नाम. ठीक है, जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट, यदि आपने सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स वाला वीडियो देख लिया है तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा. तो आप लोगों ने यदि सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स का वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ईजी रहेगा. तो अब जैसे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट के लिए ये बहुत ही सिमिलर टू सीरीज ऑब्जेक्ट ही होता है, बस कुछ एट्रीब्यूट्स नए ऐड हुए हैं वो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको यहाँ पे. तो सबसे पहले अपन जैसे डेटा फ्रेम ये है, लेट्स सपोज ये डेटा फ्रेम DF है. तो DF है तो इसके बाद में इसके एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे इंडेक्स इसका प्रिंट करना. अब इंडेक्स किसे बोलते हैं, ये आप लोगों का इंडेक्स होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए. ये अपन ने कल या फिर लास्ट की 2 क्लासेज में ये किया था. और इनको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं. ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सिस 0, और इसको कौन सी एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस 1. ये मैंने डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स करवाई थी, उसमें बताया था आप लोगों को. तो इसमें 3 रोज हैं और 4 रोज हैं और आपकी 3 कॉलम्स हैं इस डेटा फ्रेम के अंदर स्पेसिफिकली. तो अब जैसे इंडेक्स आप लोगों को प्रिंट करना है, इंडेक्स कौन सा होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं अपन इंडेक्स. ठीक है, इसको रोज भी बोलते हैं और इसको इंडेक्स, रो इंडेक्स या फिर इंडेक्स बोलते हैं अपन. तो इसको एक्सेस करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, प्रिंट df डॉट इंडेक्स. इस तरीके से जब मैं लिखूंगा तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, फर्स्ट. मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, मतलब पूरा इंडेक्स एट्रीब्यूट के वैल्यूज मिल जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ. इस तरीके से वैल्यू आउटपुट में मिलेंगी जब आप प्रिंट करोगे इसको. ठीक है, तो ये होता है अपना इंडेक्स एट्रीब्यूट को एक्सेस करना. अब जैसे आपको कॉलम्स कौन कौन से इस डेटा फ्रेम में वो एक्सेस करना है, तो सेम वे में आप क्या लिखोगे, df डॉट प्रिंट लिख के क्या लिखोगे, प्रिंट df डॉट कॉलम्स. जब आप कॉलम्स लिखोगे तो आप लोगों को क्या प्रिंट होगा, नेम, क्लास, एज. इस तरीके से प्रिंट होएगा, नेम, क्लास और एज. इस तरीके से प्रिंट होएगा. तो ये आप लोगों का कॉलम प्रिंट कर देगा, ये कॉलम बोलते हैं इसको. फिर आप लोग लगभग एक्सिस प्रिंट करनी है. इसमें कितनी एक्सिस हैं, 2 एक्सिस हैं, एक तो एक्सिस 0 है और एक एक्सिस क्या है, 1 है. तो ये दोनों आपको एक साथ प्रिंट करनी है तो आप लोग क्या यूज करोगे, एक्सिस एट्रीब्यूट का. ठीक है, तो df डॉट एक्सिस एट्रीब्यूट आपका क्या रिटर्न करेगा, अभी मैं बताता हूँ. यहाँ पे देखिए df डॉट एक्सिस एट्रीब्यूट आपका क्या रिटर्न करेगा. देखिए जब आप लिखोगे प्रिंट df डॉट एक्सेस AXES, तो ये 2 एक्सिस होती हैं डेटा फ्रेम में. इसको बोलते हैं कॉलम एक्सिस, इसको बोलते हैं रो एक्सिस या इंडेक्स एक्सिस भी बोलते हैं. तो ये दोनों एक्सिस की वैल्यू प्रिंट कर देगा. तो कैसे प्रिंट करेगा, यहाँ पे बोलेगा इंडेक्स और फिर यहाँ पे बोलेगा सबसे पहले कॉलम वैल्यू प्रिंट करेगा, नेम,
मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन को प्रिंट कर देगा। कुल मिला के बात ये नेम, फिर लेट सपोज क्लास और देन लेट सपोज एज, ये इस तरीके से प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद में एक और वैल्यू प्रिंट कर देगा इंडेक्स, और फिर यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट, देन आपका यहाँ पे सेकंड, देन यहाँ पे आपका थर्ड, एंड देन यहाँ पे आपका फोर्थ। इस तरीके से आप लोगों का ये दोनों इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, इंडेक्स एक्सिस को भी और कॉलम्स एक्सिस को भी। तो ये आप लोगों का एक्सिस एट्रीब्यूट काम में आता है, ठीक है। इनको डिटेल में अपन 1 बाय 1 और देखेंगे। डी टाइप क्या रिटर्न करता है, जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट में डी टाइप क्या रिटर्न करता था, सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर किस टाइप की डेटा वैल्यूज पड़ी है वो अपने को रिटर्न करते हैं। सीरीज ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल होता था तो सारी वैल्यूज एक ही टाइप की होती थी, या तो इंटीजर टाइप की मान लो, या फिर फ्लोट टाइप की मान लो, या फिर आप लोग स्ट्रिंग टाइप की मान लो। तो अब डेटा फ्रेम में क्या होता है, डेटा फ्रेम में अलग अलग टाइप की वैल्यू हो सकती है। जैसे एक कॉलम है उसमें जैसे ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसमें जैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो इसको इंट बोलेंगे। इसमें जैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू तो इसको इंट बोलेंगे। तो आपको कॉलम वाइज यदि आपको डेटा टाइप प्रिंट करना है किसी भी डेटा फ्रेम का, तो आप लोग क्या यूज करोगे उस केस में, आप लोग यूज करोगे कौन सा एट्रीब्यूट, डी टाइप एट्रीब्यूट। तो डी टाइप एट्रीब्यूट आपका क्या रिटर्न करता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे आप प्रिंट लिखोगे प्रिंट df डॉट डी टाइप्स, इस तरीके से आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को कॉलम वाइज आपका प्रिंट होएगा डेटा टाइप। तो कॉलम नेम कॉलम का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, या फिर अपन स्ट्रिंग बोल सकते हैं। क्लास कॉलम का डेटा टाइप क्या है, इंट 32 लेट से, आप कुछ भी लिख सकते हो पर इंटीजर जरूर लिखना क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। एज किस टाइप का है, इंट 32, आप यहाँ पे 64 भी लिख सकते हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का आउटपुट ये रिटर्न करेगा, सारे कॉलम्स का डेटा टाइप आपको बता देगा। फिर अपन जैसे चेक करें साइज एट्रीब्यूट, तो साइज एट्रीब्यूट जैसे सीरीज में भी हुआ करता था, साइज एट्रीब्यूट आपका क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेटा फ्रेम। तो इस डेटा फ्रेम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये देखिए यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा आपको, इस डेटा फ्रेम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, काउंट करके बताइए। देखिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एलिमेंट्स हैं। तो आपका यदि आप प्रिंट करोगे df डॉट साइज, तो आप लोगों को क्या प्रिंट होएगा, 12 प्रिंट होएगा। ओके, तो साइज करता है नंबर ऑफ एलिमेंट डेटा फ्रेम में कितने हैं, सिंपली इसको इन मत काउंट कर लेना आप, कॉलम इंडेक्स को रो इंडेक्स को, ये काउंट नहीं होते हैं, एक्चुअल डेटा आपका ये है, ये ध्यान रखना। ये हेडर्स और लेबल्स होती है ना, ये कॉलम लेबल और इंडेक्स लेबल, ये काउंट नहीं होती है कभी भी डेटा में। शेप आपकी क्या होती है, मैंने पहले ही बताया था, नंबर ऑफ रोज कोमा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो सॉरी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, तो इसकी शेप क्या होगी, 4,3। तो इस तरीके से शेप निकालते हैं अपन। इसको शेप को प्रिंट करना तो आप कैसे लिखोगे, प्रिंट df डॉट शेप, इस तरीके से लिखोगे तो आपकी शेप आ जाएगी। फिर अपन वैल्यूज का क्या मतलब होता है, जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट में वैल्यूज का मतलब होता है वैसे ही यहाँ पे भी होता है। वैल्यूज एट्रीब्यूट क्या रिटर्न करता है, वैल्यूज एट्रीब्यूट आप लोगों का जो डेटा फ्रेम बना हुआ है उसका नंपाई एरे रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करेगा। तो आप जब प्रिंट लिखोगे df डॉट फिर आप वैल्यूज लिखोगे तो आप लोगों को इसका नंपाई एरे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब नंपाई एरे में ये इंडेक्स वगैरह होते नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ पे मोहित, अब 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल नंपाई एरे बनेगा, मोहित 12 14, फिर आप लोगों का यहाँ पे आएगा सोहन, इस तरीके से इसी डेटा को उतार देना और नंपाई एरे बना देना, बस 12 और 12 इस तरीके से, ठीक है। और फिर लेट से पूरी रोज लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, थोड़ा आसान रहेगा। फिर आप लोग लिखोगे यहाँ पे नेहा, फिर आप लोग लिखोगे 9, फिर 11, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखोगे दीक्षित, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन 12 और यहाँ पे लिखेंगे 13। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या प्रिंट होएगा, डेटा फ्रेम प्रिंट। ये डेटा फ्रेम df डॉट वैल्यूज प्रिंट करोगे तो नंपाई एरे 2 डायमेंशनल नंपाई एरे बन के आपका ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज एट्रीब्यूट है, रिटर्न दी नंपाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रेम। फिर अपना आगे चलते हैं तो एम्प्टी एट्रीब्यूट क्या चेक करता है, डेटा फ्रेम एम्प्टी है या नहीं है। अब ये डेटा फ्रेम एम्प्टी है या नहीं है, तो डेटा फ्रेम एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि डेटा फ्रेम में कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस डेटा फ्रेम में तो एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो इसके लिए क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। यदि डेटा फ्रेम एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अब एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे बनती है आपको मैं बता देता हूँ, एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे बनती है। जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना आता होगा आपको,
एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट वैसे ही एम्प्टी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनता है। कैसे बनाओगे, जैसे df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ऐसे ब्लैंक छोड़ दो इसको, आगे कुछ भी आर्ग्यूमेंट मत दीजिए, तो इससे क्या बन जाएगा आप लोगों का ब्लैंक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, उसमें न तो रो होगी न कॉलम होगा। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स पे यदि आप df.empty कॉल करोगे तो ये आप लोगों को ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। प्रिंट में लिख दीजिए इसको, तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा यदि खाली है, ब्लैंक है, अदरवाइज कोई भी डेटा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर अपन एन डायमेंशन, एन डायमेंशन बताता है कि इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम की क्या डायमेंशन। अब डेटा फ्रेम तो हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, तो हमेशा ये 2 रिटर्न करेगा आपको। तो यदि आप जब प्रिंट करोगे प्रिंट df.endim करोगे तो आप लोगों को हमेशा 2 प्रिंट होएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसकी डायमेंशन 2 होती है। जब अपन ने सीरीज पढ़ा था उस केस में ये 1 प्रिंट करता था, क्योंकि सीरीज की जो डायमेंशन होती है वो 1 होती है। ट्रांसपोज ऑपरेशन क्या होता है, ये एक स्पेशल ऑपरेशन होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे करके। ट्रांसपोज ऑपरेशन क्या होता है, किसी भी डेटा फ्रेम की रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में चेंज कर देना। इफ यू चेंज दी column of a data frame into row and row of a data frame into column, then we can say this is the transposed data frame। तो इसका यदि ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप लोगों को कैसा आएगा आउटपुट, देखो रो हैं, जैसे ये रो, ये कॉलम्स हैं, ये रो बन जाएगा। तो पहला जो रो बनेगा वो नेम, क्योंकि आपका ये कॉलम है वो रो बनेगा। सेकंड रो कौन बनेगा, क्लास। थर्ड रो कौन बनेगा, एज, इस तरीके से। फिर फर्स्ट कॉलम कौन बनेगा, रो, तो ये फर्स्ट कॉलम बनेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड, थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड, एंड देन फोर्थ। इस तरीके से आप लोगों का ये बन जाएगा। अब जैसे वैल्यूज आपकी क्या है, नेम कॉलम में क्या क्या वैल्यू है, मोहित, सोहन, नेहा, दीक्षित, तो ये इस साइड से आ जाएंगी, मोहित, सोहन, नेहा और दीक्षित, इस तरीके से आ जाएंगी। फिर आप लोगों की जैसे क्लास आ जाएगी 12, 10, 9, 12। फिर आप लोगों का एज आ जाएगा 14, 12, 11 और ये फिर 13 आ जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं अपन ट्रांसपोज ऑफ ए डेटा फ्रेम। तो आपको यदि ट्रांसपोज प्रिंट करना है किसी भी डेटा फ्रेम का, तो आप क्या लिखोगे, df.t। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ट्रांसपोज ऑफ डेटा फ्रेम प्रिंट करने के लिए सिंटैक्स लिखिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है कई बार ये, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, टी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब अपन इन सबको एक एक करके डिटेल में देखते हैं और इनका आइडियली में चला के देखते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो इंडेक्स एट्रीब्यूट है। इंडेक्स एट्रीब्यूट मैंने वैसे ही बता ही दिया है। जैसे एक डेटा फ्रेम बनानी है तो डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, ये वाली डेटा फ्रेम बनानी है तो डेटा डिक्शनरी बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम नेम की होगा, नेम, दूसरा कॉलम की होगा, क्लास, तीसरा एज होगा। फिर अपन ने इसको एज ए लिस्ट, डेटा फ्रेम क्रिएशन यूजिंग 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यू लिस्ट, हैविंग वैल्यू एज लिस्ट। तो ये वाला एग्जांपल आप लोगों का है। तो एक क्लास में डेटा फ्रेम क्रिएशन में मैंने बताया था, ये पहला स्टेप है। इसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, 2D डिक्शनरी का यूज करते हैं, जिसमें डिक्शनरी की जो की वैल्यू होगी वो लिस्ट होगी। तो ये वाला एग्जाम्पल है। तो इसको अपन डेटा फ्रेम आप आइडियली में बनाते हैं और फिर डॉट इंडेक्स करेंगे तो ये प्रिंट होएगा। और यदि आप इसका इंडेक्स सेट कर देते हो, तो जैसे इंडेक्स एट्रीब्यूट सेट करना बताया था मैंने कल आपको लास्ट क्लास में, तो ये इंडेक्स सेट कर देंगे तो इसका इंडेक्स ये बन जाएगा। अब आप जब इसको ट्राई करोगे df.index को, तो आप लोगों को ये रिटर्न करेगा। इस डेटा फ्रेम पे यदि आप ट्राई करोगे df.index तो 0, 1, 2, 3 आएगा। और इस डेटा फ्रेम पे यदि ट्राई करोगे, df1 है ये, लेट्स से ये df है, तो इस डेटा फ्रेम के ऊपर यदि आप df1.index ट्राई करोगे तो ये वाला आउटपुट आएगा, क्योंकि इसके इंडेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। चलो अपन इसको आइडियली में चला के देखते हैं ये वाकई ऐसा ही रिटर्न करता है क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, अब मैं स्क्रिप्ट मोड में काम करूँगा क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं। तो मैंने एक फाइल बना ली है नई, लेट्स से इंपोर्ट पांडास एज pd करते हैं अपन, और फिर अपन यही एग्जांपल एग्जीक्यूट करते हैं, बेटर रहेगा। और तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो ये कोड आप यहाँ पे लिखिए। देखिए, डेटा फ्रेम बनानी है तो मैंने डेटा डिक्शनरी ली है पहले, तो कोई भी डेटा डिक्शनरी आप ले लीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने, आप ले लीजिए ये नेम में आप यहाँ पे फिर लिस्ट पास करोगे, लेट्स से मोहित, फिर आपने जैसे पास कर दिया है लेट्स से सोहन, फिर आप पास कर दीजिए लेट्स से नेहा, एंड देन लेट्स से
दीक्षित, इस तरीके से पास कीजिए। फिर सेकंड कॉलम लेट सपोज आपका आता है क्लास, तो आप यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट क्लास कॉलम रखेंगे। इसकी वैल्यू जैसे 12, 10, 9, 12 लिख दीजिए, जो भी आप चाहे। जरूरी नहीं है यही वैल्यू लें, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं ये ले रहा हूँ ताकि पीपीटी का और ये एग्जाम्पल सेम रहे। 14, 12, 11, 13, इस तरीके से आप डेटा फ्रेम डिक्शनरी बना लोगे। अब डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं कल ही बताया था, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और आप लोगों को यहाँ पे पास कर देना है डेटा अंडरस्कोर DIC। तो ये आपका डेटा फ्रेम। इसको सेव करने से पहले लेट सपोज आप और थोड़ा सा कोड लिखिए। जैसे डेटा फ्रेम को प्रिंट कीजिए, फिर प्रिंट कीजिए डेटा फ्रेम का इंडेक्स। तो लेट सपोज अपन इतना चलाते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए मैं अपना नाम दे देता हूँ इसको, जैसे डेमो अंडरस्कोर डेटा फ्रेम, कोई भी नाम दे सकते हो आप लोग। फिर इसको सेव कीजिए। ये मैंने सेव कर दिया इसको। अब रन करना है तो रन बटन पर क्लिक कीजिए। ये डेटा फ्रेम आपको बन जाएगा किस तरीके का, इस तरीके का डेटा फ्रेम बनेगा। अभी अपन इसको रन करते हैं। देखिए रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ, देखिए ऐसा का ऐसा ही डेटा फ्रेम बन गया जैसा आपने को चाहिए था। ये देखिए इंडेक्स क्या आ रहा है आप लोगों का 0, 1, 2, 3, और कॉलम्स क्या आ रहे हैं नेम, क्लास, एज। बाकी डेटा आप लोगों को देख ही सकते हो। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ पे जैसे आपने देखा है इंडेक्स, तो df डॉट इंडेक्स प्रिंट करोगे तो इंडेक्स आएगा 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे अब आपने बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग बन रही है वो आप लोगों की क्या बन रही है 0, 1, 2 रेंज फंक्शन से बन रही है इनडायरेक्टली। तो इस वजह से ये आपको आउटपुट में क्या दिख रहा है यहाँ पे स्टार्ट 0 और स्टॉप 4 एंड स्टेप 1। तो ये भी एक्चुअली क्या लिस्ट रिटर्न कर देगा 0, 1, 2, 3 की। यदि आपको एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही देना है तो आप यहाँ पे मैन्युअली 0, 1, 2, 3 पास कर दीजिए, तो आप लोगों को वैसा ही दिखेगा जैसा आप चाह रहे हो, जैसा मैंने एग्जांपल में लिया है। तो अब की बार देखिए ये 0, 1, 2, 3, 4 आ गया, 0, 1, 2, 3 आ गया। क्यों? क्योंकि अब की बार मैंने ये रेंज, ये जो पाइथन बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स देता है वो 0, 1, 2, 3 रेंज फंक्शन का यूज करते हुए देता है। इस वजह से ये स्टार्ट 0 स्टॉप 4 ऐसे आया। यदि आप खुद मैन्युअली 0, 1, 2, 3 सेट कर दोगे तो 0, 1, 2, 3 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब जैसे मैं इसका इंडेक्स सेट कर देता हूँ, लेट से ये तो मेरा एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल के लिए एक और डेटा फ्रेम बनाता हूँ और इसमें इंडेक्स सेट कर देता हूँ, लेट से फर्स्ट FIRST, देन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेकेंड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेट सपोज थर्ड, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेट सपोज फोर्थ। क्योंकि मेरे पास में 4 कॉलम 4 रोज हैं तो मैं ये 4 लिख दिया। अब मेरा इंडेक्स किस में चेंज हो जाएगा 1, 2, 3, 4 में। अभी आप एग्जीक्यूट करवाइए इसको कोड को तो आपको दिखेगा इंडेक्स क्या चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे नाम चेंज कर लीजिए, DF2 बना लीजिए इसको, ताकि पहले वाला कोड भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। अब आप इसको रन कराएंगे तो देखना इंडेक्स में क्या आता है। सेव हो गया है और ये देखिए अब की बार देखो, पहले इंडेक्स आ रहा था 0, 1, 2, 3, अब की बार इंडेक्स क्या आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने इंडेक्स यहाँ पे चेंज कर दिया। तो इंडेक्स एट्रीब्यूट आप कैसे एक्सेस करते हो df डॉट इंडेक्स करके। ठीक है, डेटा फ्रेम का नाम डॉट इंडेक्स करके आप इंडेक्स एट्रीब्यूट को प्रिंट करवा सकते हो। तो अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। फिर अपना जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है वो कॉलम्स एट्रीब्यूट आता है। अब कॉलम्स एट्रीब्यूट क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या प्रिंट करेगा, कॉलम्स के नेम प्रिंट करेगा। वो कॉलम का नेम क्या है, नेम, क्लास, एज। तो जैसे ये डेटा फ्रेम है ये बनाई है आपने, और फिर आप जैसे कॉलम्स df डॉट कॉलम्स लिखते हो, कॉलम्स एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हो, तो आप लोगों को सिंपल कॉलम के नेम प्रिंट हो जाएंगे, नेम, क्लास, एज। इसको भी अपन चला के देख लेते हैं आइडियली पे, क्या वाकई कॉलम प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइडियली पे अपना कोड टाइप ऑलरेडी। तो अब मैं जैसे अब इसमें आप लोगों को ये सेम ही डेटा फ्रेम है तो इसलिए आप लोगों को एक डेटा फ्रेम को मैं डिलीट कर देता हूँ, लेट सपोज। अब जैसे df2 डॉट मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट सपोज df2 डॉट ये करता हूँ मैं कॉलम्स। कॉलम्स मेरे को प्रिंट करने हैं तो कॉलम्स एट्रीब्यूट का यूज करूँगा। अब मैं सेव कर दिया, रन करूँगा तो देखना कॉलम प्रिंट होंगे। देखो यहाँ पे नेम, क्लास, एज, कौन कौन से कॉलम है, 3 कॉलम है इस डेटा फ्रेम में, तो तीनों कॉलम प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से आप लोग कॉलम्स एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, कॉलम्स को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपको बस रिमेंबर करना है तो ये लाइन याद रखनी है, कॉलम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका एक्सिस। एक्सिस एट्रीब्यूट क्या करता है, अब जैसे डेटा फ्रेम में 2 एक्सिस होती हैं, एक होती है इंडेक्स एक्सिस जिसको अपन एक्सिस इक्वल्स टू 1 बोलते हैं, और एक होती है कॉलम एक्सिस। ठीक है,
और जिसको अपन एक्सिस इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। तो ये दोनों एक्सिस को यदि आप लोगों को प्रिंट करना है, इंडेक्स एंड कॉलम एक्सिस को, तो आप लोग क्या यूज करोगे, एक्सिस एट्रीब्यूट का यूज करोगे। तो इससे क्या होगा, अभी जैसे अपन df डॉट इंडेक्स करके अपन इंडेक्स एट्रीब्यूट प्रिंट कर रहे थे, और df डॉट कॉलम्स लिख के आप लोग कॉलम एट्रीब्यूट प्रिंट कर रहे थे, कॉलम एट्रीब्यूट। अब अपन df डॉट डायरेक्टली axes लिखेंगे तो ये दोनों अपने प्रिंट हो जाएंगे, कॉलम्स भी और इंडेक्स भी, क्योंकि ये दोनों ही क्या होती हैं, डेटा फ्रेम की एक्सिस होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों यदि प्रिंट करना चाहते हो एक साथ df1 डॉट एक्सिस लिखिए तो दोनों प्रिंट हो जाएंगी। जैसे इसकी df1 डॉट एक्सिस करेंगे, df1 डॉट एक्सिस करेंगे तो ये तो आ गया आप लोगों का रो इंडेक्स और ये आ गया आपका कॉलम इंडेक्स। यहाँ पे भी जैसे आप इस डेटा फ्रेम के लिए करेंगे तो ये आ गया आपका रो इंडेक्स और ये आ गया आप लोगों का कॉलम इंडेक्स। तो इस तरीके से आप लोग एक्सिस को प्रिंट कर सकते हो बहुत इजीली। एक्सिस का मतलब होता है ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस। इसको अपन एक्सिस इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं, और इसको एक्सिस इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो अब अपन आगे चलते हैं और इसको आइडियली में चला के देखते हैं क्या वाकई एक्सिस प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अपन आइडियली में चलते हैं, ये अपना आइडियली आ गया। अब यहाँ पे आप लोग इसको कमेंट कर दीजिए एक बार, क्योंकि ये अपन ने प्रिंट करके देख लिया। अब मैं अपनी डेटा फ्रेम वापस लेके आ रहा हूँ, जो मैंने डेटा फ्रेम बनाई थी ये वाली। इसमें एक बार ट्राई करते हैं अपन क्या प्रिंट करता है ये, और फिर अपन इसमें भी ट्राई करेंगे क्या प्रिंट करता है। ठीक है, प्रिंट जैसे df डॉट एक्सिस, axes लिखना है आपको स्पेलिंग इसकी, और df2 डॉट एक्सिस भी लिखते हैं। तो अब मेरे हिसाब से क्या होगा, df1 डॉट एक्सिस करेंगे तो दोनों एक्सिस प्रिंट हो जाएंगी, 0 1 2 3 फर्स्ट डेटा फ्रेम के लिए, और कॉलम नाम नेम क्लास है। इसके लिए क्या होगा प्रिंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो इंडेक्स एक्सिस, और नेम क्लास एंड एज ये कॉलम एक्सिस। ठीक है, तो दोनों प्रिंट होंगे। देखिए अभी रन करते हैं, इसको रन करेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखो फर्स्ट डेटा फ्रेम के लिए क्या हुआ है, एक्सिस एट्रीब्यूट से देखो ये तो आपका इंडेक्स एक्सिस प्रिंट हो गया, और ये आप लोगों का कॉलम एक्सिस प्रिंट हो गया। सेम वे में डेटा फ्रेम 2 के अंदर इंडेक्स एक्सिस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ था, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रिंट हो गया, और इंडेक्स एक्सिस आपका नेम क्लास और एज प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से एक्सिस एट्रीब्यूट का यूज करते हो आप दोनों दोनों एक्सिस प्रिंट कर सकते हो, इंडेक्स एक्सिस एंड कॉलम एक्सिस। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एक्सिस एट्रीब्यूट। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। बहुत सिंपल एट्रीब्यूट है, याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब फोर्थ जो एट्रीब्यूट है वो है डेटा टाइप। डेटा टाइप एट्रीब्यूट क्या बताता है, डी टाइप्स बोलते हैं इसको वैसे तो, लेकिन ये क्या बताता है एक्चुअल में, डेटा टाइप कॉलम वाइज। जैसे ये डेटा फ्रेम बना लिया आप लोगों ने, ये डेटा फ्रेम है जिसके अंदर नेम क्लास एज और मार्क्स आप लोगों के कॉलम्स हैं, और 0 1 2 3 आप लोगों का रो इंडेक्स है, या फिर इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, कॉलम्स एट्रीब्यूट, इंडेक्स एट्रीब्यूट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा डेटाबेस चैप्टर में ये आपको हेल्प करेंगे। इसका जो इंडेक्स है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, और इसका जो कॉलम है ये नेम एज मार्क्स, और ये आप लोगों का कॉलम्स है। तो यहाँ पे देखिए एक और कॉलम ऐड किया गया मैंने पिछले वाले डेटा फ्रेम से, मार्क्स कॉलम। तो देखो ये क्या करेगा, df डॉट डी टाइप्स लिखोगे तो कॉलम वाइज आप लोगों का डेटा टाइप बताएगा। तो फर्स्ट कॉलम है नेम, नेम का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रिंग है। सेकंड है क्लास, क्लास का डेटा टाइप क्या है, इंट 32, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यूज हैं। देखिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट एज के अंदर भी इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे इंट 32 दे दिया। अब इंट 64 भी आ सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा इंटीजर नंबर लिया है यहाँ पे। और मार्क्स एट्रीब्यूट, मार्क्स कॉलम के अंदर देखिए किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की, तो यहाँ पे फ्लोट 64 आपको दिख रहा है। सेम आप लोगों को इसके लिए दिखेगा, क्योंकि डेटा फ्रेम 2 में भी कॉलम तो सेम ही है, ओनली चेंज हो रहा है तो वो रो इंडेक्स हो रहा है, तो रो इंडेक्स चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों केसेस में जब इसका और इसका df1 और df2 रो टाइप्स लिखोगे सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि कॉलम डेटा फ्रेम का आपने चेंज नहीं किया है। अब अपन इसको आइडियली में चला के देखते हैं। पहले तो अपन ये मार्क्स कॉलम ऐड करते हैं, पुराने एग्जाम्पल में ये नहीं था, और फिर इसको देखते हैं चला के डेटा फ्रेम को आइडियली के अंदर, वेदर इट इज रिटर्निंग दी रिक्वायर्ड रिजल्ट और नॉट। तो मार्क्स कॉलम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दूंगा इसमें। लेट सपोज ये जो पीपीटी में दिए हैं वही दे देते हैं, 98.2, 87.5, देन 94.0, देन ओके 87.5 पे ये ओके। उसके बाद में आप लोगों का हो गया 88.9। इस तरीके से आप लोग सेव कर दोगे। मार्क्स की स्पेलिंग ये है। अब आप जब df डॉट एक्सिस को तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि एक्सिस का काम हो चुका है। एक लाइन और ऐड की थी अपन ने, कॉलम्स, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ आपको।
ताकि नोट्स बनाने में आसानी रहे इस तरीके से। ओके, तो अपने कॉलम प्रिंट किया था, तो कॉलम प्रिंट करने हो एक एक करके तो आप लोग इसका यूज़ करोगे कॉलम्स एट्रीब्यूट का। और ये भी मैंने एक लिखा था यहाँ पे df2, ठीक है, तो इसको भी आप चाहो तो कॉपी करके रख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में कई बार काम आ जाते हैं प्रोग्राम, तो इसलिए। अब जैसे आप लोगों को इसका करना है डी टाइप प्रिंट df डॉट डी टाइप, तो कॉलम वाइज आप लोगों को प्रिंट कर देगा, क्या कर देगा, डेटा टाइप। जैसे नेम कॉलम में स्ट्रिंग है तो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, क्लास कॉलम में इंटीजर है इंटीजर आएगा, एज में इंटीजर इसमें फ्लोट आएगा। तो अपन देख लेते हैं, दोनों का आउटपुट सेम आएगा क्योंकि दोनों डेटा फ्रेम में कॉलम सेम ही है, कॉलम आपने चेंज नहीं किए हैं, कॉलम सेम है, ओनली इंडेक्स रो इंडेक्स चेंज किया है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो डेटा फ्रेम है इसके अंदर भी नेम आया ऑब्जेक्ट टाइप का, क्लास आया int64, एज आया int64 एंड ये आया फ्लोट। सेम वे में ये और ये आउटपुट दोनों सेम आएंगे, क्योंकि आपका डेटा फ्रेम के जो कॉलम्स हैं वो सेम ही है, कॉलम में कोई चेंज नहीं है, ओनली आपने रो इंडेक्स चेंज किया है, इसलिए इसके ऊपर कोई आउटपुट कि इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉलम वाइज आपका डेटा टाइप बताता है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। तो ये आपका हो गया डी टाइप्स एट्रीब्यूट, डेटा टाइप बताता है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपका साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट क्या बताता है आप लोगों को, साइज एट्रीब्यूट बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो काउंट करके आपको बता देगा। तो देखो इसमें तो अपन नंबर ऑफ साइज काउंट करने का एक फॉर्मूला भी होता है, साइज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको यदि आप मल्टीप्लाई कर दो तो आप लोगों की साइज आ जाएगी। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4, तो कितनी आएगी 16 इसकी साइज आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप पाइथन ऑटोमेटिकली आपको 16 रिटर्न करेगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काउंट कर लो चाहे 16 ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को डेटा फ्रेम क्या रिटर्न करेगा, 16 रिटर्न करेगा df डॉट साइज एट्रीब्यूट का यूज करने से, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं और इसको एक बार आइडियली में देख लेते हैं साइज एट्रीब्यूट आपका क्या रिटर्न करता है। तो ये अपना डेटा फ्रेम ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को एक ही डेटा फ्रेम पे ट्राई कर लीजिए, क्योंकि दोनों डेटा फ्रेम की साइज सेम ही है। तो आप यहाँ पे प्रिंट df डॉट साइज कीजिए, इसको कमेंट कर दीजिए df2 को, क्योंकि df2 का साइज वही है जो df1 का है, क्योंकि इंडेक्स कॉलम ऐड किया है आपने, डेटा एक्चुअल में ऐड नहीं किया है, तो इसकी साइज आनी चाहिए 16। तो अपन चलाते हैं इसको, देखिए ये आ गई 16, ये 16 आ रही है क्योंकि इसके अंदर 16 एलिमेंट्स हैं, 4 इन ईच रो, तो 4 कॉलम्स, तो 4 आइटम्स इन ईच रो, सो द 4 रोज आर देयर, सो 4 इंटू 4 इट इज इक्वल टू 16। तो 16 आपका आउटपुट आ जाएगा। तो साइज आपका क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी डेटा फ्रेम, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही सिंपल एट्रीब्यूट है। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जो आपका सेफ एट्रीब्यूट है। सेफ एट्रीब्यूट क्या बताता है, इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, और कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स आप लोगों को कौन बताता है, सेफ एट्रीब्यूट बताता है। सेफ एट्रीब्यूट एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, df डॉट सेफ लिख देंगे। तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 3 4, तो 4 रो आ गए। कितने नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 3 4, तो 4 कॉलम आ गए। तो आप लोगों का 4,4 ये आउटपुट में आएगा जब आप सेफ को एक्सेस करोगे। तो बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब अपन चलते हैं और इसको आइडियली पे चला के देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने इनको डिटेल में बता दिया था फर्स्ट पेज पे ही कौन सा क्या करता है, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ आइडियली में चला के देखना है। तो दोनों की शेप सेम ही है, इसलिए मैं एक ही डेटा फ्रेम के लिए चला रहा हूँ df डॉट शेप। तो इससे आप जब प्रिंट करोगे तो शेप आनी चाहिए 4,4। देखिए 4,4 आ गई, क्योंकि 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम है, इसलिए 4,4 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेप एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हो आसानी से। अब अपन चलते हैं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं सीक्वेंस में। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो वैल्यूज एट्रीब्यूट है। वैल्यूज एट्रीब्यूट के बारे में मैंने बताया था, ये इक्विवेलेंट नंपाई रिप्रेजेंटेशन, इस पर्टिकुलर डेटा है जो डेटा फ्रेम का, इसका इक्विवेलेंट नंपाई रिप्रेजेंटेशन आपको रिटर्न कर देगा। df डॉट वैल्यूज एट्रीब्यूट का यूज करते हैं आप इसको एक्सेस कर सकते हो। df डॉट वैल्यूज आप लिखिए प्रिंट स्टेटमेंट में, तो आप लोगों को इसका नंपाई रिप्रेजेंटेशन। अब नंपाई एरे के अंदर ये सब नहीं होता कॉलम वगैरह, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 होता है, तो इसलिए आप लोगों को डायरेक्ट डेटा आएगा मोहित 12 14 98.2, ये पूरी रो आ गई। फिर सोहन 10 12 87.5, ये पूरी रो आ गई ऐसे कैसे। नेहा 9 11 94.0, ये रो आ गई ऐसे कैसे। फिर दीक्षित 12 13 88.9, ये रो आ गई।
तो इस तरीके से इस टेबल का ये numpy array रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को रिटर्न कर देता है। कौन सा एट्रीब्यूट? आपका वैल्यूज एट्रीब्यूट। तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं? df.values का यूज करते हुए अपन इसको एक्सेस कर लेते हैं अपन आइडियली में। ये कैसे आपको आउटपुट देता है, वैसा ही आउटपुट देगा जो मैंने बताया। तो अपन इसको चला लेते हैं df के लिए, क्योंकि सेम ही डेटा फ्रेम, दूसरी डेटा फ्रेम सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है डेटा में। df.values, तो आप वैल्यूज कीजिए, प्रिंट कीजिए, देखिए numpy array की तरह दिखेगा। ये देखिए ऐसे दिख गया। पहले देखो डेटा फ्रेम एक्चुअल में तो ऐसा है, इसके अंदर नेम, क्लास, एज, मार्क्स, ये कॉलम है, ये 0 1 2 3 इंडेक्स है। लेकिन आपका जब वैल्यूज प्रिंट करोगे तो ओनली वैल्यू आएंगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली। इंडेक्स और कॉलम इसका हट जाएगा, डायरेक्टली वैल्यूज आएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोगों को numpy array रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करता है आपका वैल्यूज एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम का, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखें तो अपना एट्रीब्यूट है एम्प्टीनेस चेक करने के लिए। जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट में आप लोगों को बताया था कैसे चेक करते हैं एम्प्टीनेस किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, तो सेम वे में यहाँ पे भी आप लोग एम्प्टीनेस यदि आपको चेक करना है कि डेटा फ्रेम खाली है या नहीं है, तो इसके लिए आप लोग यूज करते हो एम्प्टी एट्रीब्यूट। कैसे एक्सेस करते हैं इसको? वही प्रिंट df.empty लिखते हैं अपन, और यदि ये ट्रू कब रिटर्न करता है? ये ट्रू रिटर्न करता है यदि डेटा फ्रेम आपका नॉट ब्लैंक। यदि आपका डेटा फ्रेम ब्लैंक है, ब्लैंक या फिर एम्प्टी है, ब्लैंक या एम्प्टी है, तो आप लोगों का ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यही लाइन यहाँ लिख रहे हैं, टू चेक इफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी और नॉट यू कैन यूज एम्प्टी एट्रीब्यूट, रिटर्न ट्रू इफ डेटा फ्रेम इज एम्प्टी, अदरवाइज फॉल्स। अब एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं? इस लाइन से बनाते हैं। इस लाइन में आपने डेटा नहीं पास किया है डेटा फ्रेम मेथड को, तो ये एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बना देगा इस तरीके से। और जो df है ये तो आपका डेटा भरा हुआ है इसके अंदर, तो इसके लिए आप लोग df.empty कॉल करोगे तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, और इसके लिए df2 के लिए जब empty कॉल करोगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये empty है और ये empty नहीं है। अब अपन इसी को एग्जाम्पल को वहाँ पे चला के देखते हैं आइडियली पे क्या आपको रिटर्न करता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये मेरा डेटा फ्रेम है, एक डेटा फ्रेम और बना लेता हूँ मैं। लेट्स सपोज ये डेटा फ्रेम 2 या डेटा फ्रेम 3 बना लेता हूँ। यहाँ पे डेटा फ्रेम 2 को रहने देते हैं। अब लेट्स सपोज इसी के नीचे बना देता हूँ। तो ये वाला जैसे अपन प्रिंट करते हैं, सबसे पहले प्रिंट df.empty, तो इसके लिए क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये डेटा फ्रेम खाली नहीं है, df में तो डेटा पड़ा हुआ है। तो देखिए फॉल्स आ गया, क्योंकि ये डेटा फ्रेम में डेटा है एक्चुअल में। अब एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ, लेट सपोज मैं df3 बना दिया मैंने, और डेटा फ्रेम खाली बनाना हो तो आप डेटा फ्रेम मेथड में कुछ पास मत कीजिए, ऐसे कैसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब प्रिंट कीजिए df3.empty, तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो df3.empty ट्रू रिटर्न करेगा, ऊपर वाला फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए ऊपर वाले के लिए फॉल्स आ रहा है और नीचे जो आ रहा है डेटा फ्रेम उसके लिए ट्रू आ रहा है, क्योंकि नीचे जो डेटा फ्रेम था वो df3 है और वो एक एम्प्टी डेटा फ्रेम है, ठीक है। इसको प्रिंट कराओगे तो आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, खाली दिखेगा। df3 को चाहो तो आप प्रिंट करा के देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कैसा दिखता है खाली डेटा फ्रेम, ठीक है। कुछ नहीं, ब्लैंक लिस्ट की दिखेगी और कुछ नया नहीं दिखेगा। ये देखिए ब्लैंक है, कॉलम में 0 है, इंडेक्स में भी कुछ नहीं है, इस तरीके से दिखता है। एम्प्टी डेटा फ्रेम है, ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। आपका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है एनडीम एट्रीब्यूट। एनडीम एट्रीब्यूट क्या बताता है? डेटा फ्रेम की डायमेंशन। अब डेटा फ्रेम की डायमेंशन हमेशा, क्योंकि डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल पांडास डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या रहेगी? हमेशा 2। तो ये हमेशा आपको 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 डायमेंशन होती हैं, एक होती है एक्सिस इक्वल्स टू 0 और एक होती है एक्सिस इक्वल्स टू 1। तो इनको अपन बोलते हैं इसकी 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो हमेशा 2 रिटर्न करेगा। आप चाहे कुछ भी आप डेटा पास कर लीजिए इसके अंदर, ये 2 डायमेंशनल ही रिटर्न करेगा आपको, ठीक है। तो अपन इसको चला के देखते हैं एक बार आइडियली में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या कहना चाह रहा है ये। तो जैसे अपन करते हैं df.डायमेंशन चेक करते हैं, जैसे डेटा फ्रेम की डायमेंशन चेक करते हैं जो df है उसकी, तो df.ndim एट्रीब्यूट आप ट्राई कीजिए। अब चाहे आप df3 के लिए भी ट्राई कीजिए, df3 के लिए भी आप लोगों को सेम ही आउटपुट मिलेगा, प्रिंट df3.ndim। इसका डायमेंशन प्रिंट करने के लिए काम आता है ये। अभी देखते हैं, चलाते हैं इसको, देखिए 2 रिटर्न किया है यहाँ पे भी 2 रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए हमेशा ये 2 ही रिटर्न करेगा।
आप भले ही इसमें डेटा पास करो, चाहे एम्प्टी डेटा फ्रेम के लिए चेक कीजिए, हमेशा 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रोज और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है और ऐसे डेटा स्ट्रक्चर का डायमेंशन हमेशा 2 होता है, ठीक है, इसलिए 2 रिटर्न करेगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो ट्रांसपोज एट्रीब्यूट है, जो मैंने आपको बताया था। ट्रांसपोज एट्रीब्यूट क्या करता है? स्वैपिंग इट्स इंडेक्सेस एंड कॉलम्स बाय यूजिंग एट्रीब्यूटिव। यदि आपको ये रो हैं, ये जैसे कॉलम्स हैं, इनको रो बनाना है, ठीक है, और ये रो हैं, इनको कॉलम बनाना है, तो आप लोग क्या यूज करोगे? टी एट्रीब्यूट। इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है आप लोग क्या कर रहे हो? स्वैप कर रहे हो इंडेक्सेस एंड कॉलम्स को डेटा फ्रेम के, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया, देखो नेम कॉलम है, वो यहाँ पे नेम रो बन गया, देखो डेटा ऐसे आ गया हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे ऐसे था। फिर क्लास कॉलम में इसमें डेटा ऐसे था, यहाँ पे देखो क्लास कॉलम में डेटा ऐसे आ गया। फिर ये एज कॉलम ऐसे था, यहाँ पे एज कॉलम देखिए ऐसे आ गया डेटा। फिर मार्क्स कॉलम ये ऐसे था डेटा, यहाँ पे देखो ऐसा आ गया। तो ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाता है, तो रो बन जाती है। रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसमें आपका ट्रांसपोज ऑपरेशन में ये 2 चीज होती हैं। अब अपन इसको चला के देखते हैं आइडियली में क्या वाकई ये ऐसा रिटर्न करता है या नहीं रिटर्न करता। अब मैं देखता हूँ, इसको चलाने के लिए मैं जाऊँगा डेटा फ्रेम में। इसी डे जो आपका डेटा फ्रेम है जो खाली नहीं है, इस ब्लैंक डेटा फ्रेम को आप कमेंट कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं रहा। अपन जाते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं df.t। कैपिटल टी लिखना है, हमेशा ध्यान रखना, स्मॉल टी नहीं लिखना। टी कीजिए, देखिए अभी इस डेटा फ्रेम में तो नेम कॉलम एज ए कॉलम आ रहे हैं, इसमें देखो नेम क्लास एज मार्क्स क्या आ गया? आपका रो बन गया। इसमें 0 1 2 3 आप लोगों का क्या आ रहा था? इंडेक्स आ रहा था, रो आ रहा था, यहाँ पे देखिए कॉलम बन गया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, रो बन जाता है कॉलम, कॉलम बन जाता है रो, और डेटा भी उसी तरीके से एक्सचेंज होता है। 0 रो में जैसे नेम कॉलम में मोहित सोहन नेहा आ रहा, तो यहाँ पे नेम रो में पूरा मोहित सोहन नेहा दीक्षित आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसपोज ऑपरेशन। ओके, रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो। अब अपन चलते हैं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ देखते हैं। अब अपने एट्रीब्यूट्स तो खत्म हो गए, अब अपन को एडिशनल कुछ चीज़ें जाननी है, वो देख लेते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे आपको डेटा फ्रेम के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं ये आपको काउंट करना है। तो ये आप लोगों को काउंट कौन करके देता है? लेंथ फंक्शन। एलियंथ फंक्शन आप लोगों को, यदि इसमें डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट पास कर दोगे तो ये डेटा फ्रेम के अंदर कितनी रोज हैं, नंबर ऑफ रोज को काउंट करके आप लोगों को दे देता है। तो ये काफ़ी जगह काम आ सकता है आप लोगों का। तो याद रखना, यदि आपको नंबर ऑफ रोज जाननी है डेटा फ्रेम में, तो आपका कोई एट्रीब्यूट तो नहीं होता है ऐसा, लेकिन आप लोगों का लेंथ फंक्शन है, वो आप लोगों का ये लेंथ दे देता है, नंबर ऑफ रोज कितनी है इस डेटा फ्रेम में, तो कितनी रो है 1 2 3 4, तो ये 4 आउटपुट में दे देगा। तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे डेटा फ्रेम डीएफ के लिए अपन करके देखते हैं इसको, ये आपको 4 रोज देना चाहिए। अब ट्रांसपोज को मैं कर देता हूँ कमेंट। अब अपन देखते हैं प्रिंट लेंथ ऑफ एलियन फंक्शन, आपको याद होना चाहिए कि 11 क्लास में पढ़ा होगा। डीएफ ऐसे पास कर दीजिए तो आप लोगों को नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा, जो कि 4 होंगी। तो ये देखो 4 आ गया, क्योंकि ये नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है 1 2 3 4, तो 4 आ गया आउटपुट में। तो नंबर ऑफ रोज यदि आपको जाननी है तो आप सीधा सिंपली लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगी डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। अब आपके लिए इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ये है, यदि आपको नॉन नन वैल्यूज, नोट एन ए एन वैल्यूज होती हैं, उनको एक्सक्लूड करते हुए आपको यदि काउंट करना है डेटा फ्रेम के अंदर रो वाइज और कॉलम वाइज। जैसे रो वाइज काउंट का क्या मतलब होता है? जैसे नेम रो वाइज का मतलब होता है, जैसे फर्स्ट रो है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि एन एन नहीं है, तो ये काउंट करेगा 1 2 3 4, तो ये इसमें 4 रिटर्न करेगा। सेकंड रो में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉट नन नंबर है, एन एन नहीं है, जिनकी वैल्यू 1 2 3 4, तो ये 4 रिटर्न करेगा। फिर जैसे थर्ड रो में कितने हैं 1 2 3 4, एन एन वैल्यू कोई भी नहीं है तो 4, फोर्थ में भी कोई एन एन वैल्यू नहीं है, इसलिए 4 आइटम्स रिटर्न करें। तो रो वाइज आप लोगों को देखना है कि नंबर ऑफ नॉन एन एन वैल्यूज काउंट करनी है, और कॉलम वाइज का मतलब इस कॉलम में कितनी नॉन एन एन वैल्यूज हैं 4 हैं, इस कॉलम में कितनी है 4 है, इस कॉलम में कितनी है 4 है, और इस कॉलम में भी कितनी है 4 है। तो ये आप लोगों का काउंट फंक्शन होता है, जो आप लोगों का काउंट करता है नंबर ऑफ नॉन एन एन वैल्यूज आइदर कॉलम वाइज और रो वाइज। कॉलम वाइज यदि आपको काउंट करना है
तो आप लोग df डॉट काउंट डायरेक्टली लिखिए, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे तो भी कर देगा। काउंट फंक्शन में 0 पास कर दोगे तो भी कर देगा, और काउंट फंक्शन में एक्सिस इक्वल्स टू इंडेक्स पास कर दोगे तो भी ये तीनों फंक्शन आप लोगों का क्या करेंगे, आप लोगों का इफ यू डोंट पास एनी आर्ग्यूमेंट इन द काउंट फंक्शन और पास 0 और पास एक्सिस इक्वल टू इंडेक्स, देन इट विल रिटर्न काउंट ऑफ नॉन एन वैल्यूज फॉर ईच कॉलम वाइज दे रहा है, देखो नेम कॉलम, क्लास कॉलम, एज कॉलम, मास कॉलम, 4 वैल्यूज हैं। एन वैल्यू कोई नहीं है, इस वजह से 4 आ गई। अपन एग्जाम्पल जब चलाएंगे तब इसमें एन करके देखेंगे। फिर जैसे यदि आपको रो वाइज काउंट करना, जैसे रो वाइज फर्स्ट रो में कितनी अननोन एन वैल्यूज हैं, सेकंड रो में, थर्ड फोर्थ रो वाइज करना है तो डीएफ डॉट काउंट फंक्शन के अंदर 0 की जगह 1 पास कर दीजिए या फिर एक्सिस इक्वल्स टू कॉलम्स पास कर दीजिए, तो आप लोगों का रो वाइज काउंट दे देगा। इफ यू डू पास आर्ग्यूमेंट इन कॉलम काउंट फंक्शन एज 1 और एक्सिस इक्वल्स टू कॉलम्स, देन इट विल रिटर्न काउंट ऑफ नॉन एन वैल्यूज फॉर ईच रो। ठीक है, तो ईच रो वाइज आप लोगों को रिटर्न कर देगा ये क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो में देखिए 4 आइटम्स आ रहे हैं। अब अपन इसको रियल टाइम में वहां पे चला के देखते हैं एक बार अपने आइडियली में, वहां पे देखते हैं क्या रिटर्न करता है ये। अब जैसे आइडियली में जाता हूं मैं और यहाँ पे यूज करता हूँ काउंट फंक्शन, प्रिंट अपना डीएफ पे करेंगे, डीएफ डॉट काउंट। अब देखिए ये क्या करेगा, रो कॉलम वाइज काउंट करेगा। देखिए कॉलम वाइज तीनों प्रिंट कर देगा, जैसे नेम कॉलम में 4 वैल्यूज हैं, नॉन एन 4 कर दिया, क्लास में भी 4, एज में भी 4 और मार्क्स में भी 4। अब आप इनमें से किसी एक को एन कर दीजिए, लेट्स सपोज एज कॉलम में आप यहाँ पे np डॉट एन कर दीजिए। np डॉट एन करने से पहले आपको इम्पोर्ट नंपाई भी करना पड़ेगा, इसके लिए ये आप ध्यान रखना, इम्पोर्ट नंपाई एज np। तो आप लोगों का देखना एज कॉलम के लिए 3 आएगा आपकी बार आउटपुट, देखिए नोटिस करना आप लोग, देखिए 3 आ गया क्योंकि ये नॉन एन वैल्यूज को काउंट कर रहा हूँ, ओनली एन वैल्यू आ रही है उसको काउंट नहीं कर रहा है। अब आप देखिए यदि आप इसमें 0 पास कर दोगे तो भी ये सेम ही आउटपुट देगा, देखिए यहाँ पे 0 पास कर दीजिए तो भी ये सेम ही आउटपुट देगा जैसा ऊपर वाला दे रहा है, देखो दोनों आउटपुट सेम आएंगे, देखिए ये भी सेम आ रहा है और ये भी सेम आ रहा है। अब आप इसमें एक्सिस इक्वल्स टू ये पास कर देते हो तो भी सेम ही आउटपुट देगा, एक्सिस इक्वल्स टू क्या पास कर देते हो, इंडेक्स, यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल लगाना है, अब तो भी सेम ही आउटपुट देगा ये, देखिए देखिए एक्सिस इक्वल टू इंडेक्स पास कर देने भी सेम ही आता है। तो ये तीनों फंक्शन जो आप लोग देख रहे हो, काउंट 0 पास करके, काउंट में कुछ भी नहीं पास करके और काउंट में एक्सिस इक्वल टू इंडेक्स पास करने से कॉलम वाइज आप लोगों का नॉन एन वैल्यूज को काउंट करता है। अब आप रो वाइज काउंट करना चाहते हो तो आप लोग सिंपली काउंट में 1 पास कीजिए तो ये रो वाइज रिटर्न करेगा, आपको देखना रो वाइज लास्ट में नोटिस कीजिए कि रो वाइज 0 रो में 4 हैं, 1 रो में 4 हैं, 2 रो में 3 हैं। अब इसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इसलिए नहीं लिखा हो रहा क्योंकि आपने इंडेक्स ऐसा दिया है। अब इंडेक्स यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दीजिए तो आप लोगों को वैसा दिखेगा जैसा आप लोगों को पीपीटी में दिखा हुआ है, सेकंड थर्ड एंड यहाँ पे फोर्थ। अभी देखना है इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 अब थर्ड रो में 3 वैल्यूज क्यों आई, क्योंकि एक वैल्यू एन वैल्यू है आपकी, एक वैल्यू क्या है इस डेटा फ्रेम में हमने एन वैल्यू कर दी थी, तो देखिए एक रो में, इस रो में थर्ड रो में देखिए एक वैल्यू एन है, इस वजह से 3 आ रही है। और एज कॉलम के लिए एक वैल्यू एन थी इसलिए एज कॉलम के आगे 3 आ रहा था और थर्ड रो के आगे भी 3 आएगा क्योंकि आपने एन वैल्यू रख दी एक इसमें, बाकी में कोई एन वैल्यू नहीं है तो 4 4 4 3 4, ठीक है, तो इस तरीके से आ सकता है। अब सेम ही यदि आपको रो वाइज करना है तो आप एक ट्राई और कर सकते हो, एक्सिस इक्वल्स टू कॉलम भी पास कर सकते हो, तो एक्सिस इक्वल्स टू कॉलम पास करोगे तो भी आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का क्या आएगा, यही आउटपुट आएगा जो आप लोग देख रहे हो रो वाइज। ओके देखिए ये सेम आ रहे हैं, लास्ट के 2 सेम आ रहे हैं क्योंकि दोनों ही आप लोगों का रो वाइज काउंट प्रिंट करते हैं। अब आप यहाँ पे एक्सिस इक्वल्स टू 0 भी पास कर सकते हो, एक्सिस इक्वल्स टू 0 भी पास कर सकते हो तो भी आपका सेम ही आउटपुट आएगा, यहाँ पे एक्सिस इक्वल्स टू 1 पास कर सकते हो इस तरीके से, तो ये भी ये सही रहेगा, सेम ही आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये आप लोग डिफरेंट तरीके ट्राई कर सकते हो। काउंट के लिए इतने सारे वेरिएशंस आपको बता दिए मैंने, ये 3 फंक्शन सेम है और ये 2 फंक्शन सेम है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। यही आज के आपके एट्रीब्यूट सब आपके ख़त्म होते हैं आज की क्लास में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इन क्लासेस का बेनिफिट्स मिल सके। या आप मेरे को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे मोबाइल फ़ोन के थ्रू डाउट्स पूछने के लिए।
आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी आपके डाउट्स पूछ सकते हो। वेबसाइट आप रेगुलरली विजिट कर सकते हो, यदि आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ना चाहते हो तो आप वेबसाइट रेगुलरली विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स एक जगह सीक्वेंस में एक टेबुलर फॉर्मेट में मिल जाएंगे ताकि आप लोग आसानी से देख सको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।